नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज सिंघल है। मेरा कैट में 99.99 परसेंटाइल आया है 2020 कैट 2020 में। मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी बॉम्बे में। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और ये मैंने पहली बार कैट का एग्ज़ाम दिया था। मेरे अलग अलग सेक्शंस में वर्बल एबिलिटी में 99.58 परसेंटाइल, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग DILR सेक्शन में 99.94 और क्वांट जो कि मैथ्स है उसमें 99.97 परसेंटाइल आया है। और मेरा टोटल स्कोर 158.74 है आउट ऑफ 228। तो मैं पहले शुरू करता हूँ कि मैंने कैट का एग्ज़ाम क्यों दिया। तो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते हुए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो कोर स्टडीज़ है उसके लिए मैं पहले पढ़ रहा था, बट मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट में और दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैनेजमेंट में घुसना चाहता है, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैट का एग्ज़ाम दूंगा। मैंने कैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ी लेट शुरू करी। मैंने जुलाई में शुरू करी थी इस साल, क्योंकि मैं तब डिसाइड किया था कि मुझे MBA में जाना है। बट क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए कैट देना थोड़ा इजी था, क्योंकि मैथ्स मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ, मैंने किस तरह से अपने कैट की प्रिपरेशन करी थी। जुलाई से मैंने शुरू किया। जुलाई में क्योंकि इस साल कोविड था तो उस वजह से हम घर पे थे, तो मुझे मौका मिला कि मैं आराम से घर पे बैठ के तैयारी शुरू कर सकूं। तो मैंने सबसे पहले एक करियर लॉन्चर का एक क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से शुरू किया। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे क्लासेस नहीं ज्वाइन करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद से स्टडी किया है मटेरियल लेके। तो कैट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बेसिक्स है उसे स्ट्रॉन्ग करें। तो सबसे पहले मैंने हर एक सेक्शन देखा कि वर्बल एबिलिटी, DILR और क्वांट में क्या क्या आता है, उसका क्या सिलेबस है, ताकि मुझे पता रहे कि किधर मुझे जाना है, क्या पाथ फॉलो करनी है। तो DILR में काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बट मैथ्स में, क्वांट में काफ़ी ज़्यादा सॉल्व्ड है सिलेबस। क्वांट में बता रखा है कि सिर्फ ये सब टॉपिक्स आएंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं आएंगे, जो बेसिक्स है सिर्फ वही आएंगे। तो जब मुझे ये पता था कि क्या आने वाला है, तो उसके बेसिस पे मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। तो मैं तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग से बताता हूँ आपको। मैंने क्वांट के लिए जो करियर लॉन्चर का जो मटेरियल है उसमें अलग अलग टॉपिक्स दे रखे थे, जैसे प्रोबेबिलिटी, PNC, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और हर एक सब टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे थे। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उनका सॉल्यूशंस भी है। तो मैंने उससे शुरू किया, हर एक सब टॉपिक के क्वेश्चंस करने लगा मैं, और देखने लगा कि मेरा क्या वीक एरिया है। क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा इजी था, स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, तो मेरे लिए प्रिपरेशन इजी रही थी। वर्बल एबिलिटी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी आदत नहीं है पढ़ाई की, तो वर्बल एबिलिटी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो मैंने शुरुआत करी न्यूज़पेपर्स पढ़ने से, क्योंकि वर्बल एबिलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी रीडिंग स्पीड। वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, जो करीब एक पेज बड़ा जितना कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के, समझ के, उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन्हें आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग की स्पीड ज़्यादा हो। अगर आप जल्दी पैसेज को पढ़ पाओगे तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो उसके लिए एक ही तरीका है, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे तो आप नॉवेल्स पढ़ें, चाहे तो मैगजीन्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट एक आदत बनानी पड़ेगी कि आप पढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ कैट के एग्ज़ाम के लिए नहीं, उसके अलावा जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हेल्प करेंगे। कैट के एग्ज़ाम के आगे जो है आपका रहेगा, इंटरव्यू रहेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, और इन जनरल आपको ज़िंदगी में हेल्प करेगा ही ये चीज़। तो ये तो आपको आदत बनानी ही पड़ेगी कि आप पढ़े न्यूज़पेपर रेगुलरली। उसके अलावा जो डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ एक सिलेबस नहीं है।
वो देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे से जो आपको दे रखा है डेटा उसको समझ पा रहे हो, उसको अपने दिमाग में आप पहचान पा रहे हो कि क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन आपसे, कि आपको क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से आप दे पा रहे हो कि नहीं जवाब। तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो कैट का एग्ज़ाम सबसे पहले आपको 2 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना कुछ सोचे समझे प्रैक्टिस करनी है आपको हर रोज़। ज़रूरी नहीं आप 10 घंटे प्रैक्टिस करें रोज़ का, आप रोज़ 3 घंटे प्रैक्टिस करें, बट वो रोज़ होना चाहिए। तो इस तरह से रहेगा। तो अभी मैं आपको क्वांट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं और मैंने किस तरह से किया था। सो क्वांट के लिए जो अलग अलग सेक्शंस है, हो सकता है आप किसी एक सेक्शन में आप स्ट्रांग हो सकता है किसी एक में वीक हो। जैसे मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री में स्ट्रांग था, बट मैं प्रोबेबिलिटी में वीक था। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो वीक सब्जेक्ट है, जिसमें उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उन्हें इच्छा नहीं होती कि उसके क्वेश्चन करें, और बल्कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक समय था जब मैं भी ऐसा कर रहा था, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको एक्साइटमेंट रहती है कि आप कर पा रहे हैं, तो मोटिवेशन रहती है। बट जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर आपका मोटिवेशन कम होता रहता है। ऐसा पीरियड आएगा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वीक सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस करें। तो मेरे अगर जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था अलजेब्रा ज्योमेट्री, अगर मैं उसके 40 क्वेश्चन कर रहा था, तो प्रोबेबिलिटी पीएनसी जो मेरा वीक सेक्शन था उसमें मैं 80 क्वेश्चन कर रहा था। तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन करते रहना है आपको, ताकि वो वीक ना बन जाए, बट जो वीक सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसी तरह से DILR जो है उसमें आपको करना रहेगा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप मटेरियल मंगा सकते हैं। तो मैं खुद से मैंने पढ़ाई करी है, बट आप चाहें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का क्या फ़ायदा है कि जो टीचर है उनको एक्सपीरियंस है, तो वो आपको पढ़ा सकते हैं वो टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप खुद से नहीं कर सकते हैं, खुद से भी किया जा सकता है, बट हाँ एक थोड़ी सी शायद सहायता हो जाती है अगर टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो। क्योंकि मैंने खुद से करी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लगाए या आप किसी कारण नहीं लगा पाए तो कैट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद से कर सकते हैं, बस आपको खुद से मेहनत करनी रहेगी, हमेशा कंटिन्यूसली मेहनत करती रहनी पड़ेगी। अब आते हैं वर्बल एबिलिटी। जो इंजीनियर जो है आउटसाइड, मुझे लगता है कि वो मुझसे काफ़ी रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में पढ़ाई में वर्बल एबिलिटी जो इंग्लिश है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उस कारण से जब 4 साल आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो वीक हो ही जाती है वो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रीडिंग है। एक बार जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाती है, साथ साथ आपको क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे। अब वो क्वेश्चंस को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय दें हर क्वेश्चन को। आप ढंग से समझने की ट्राई करें कि वो चाहता क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो बहुत अगर आप देखेंगे वो क्वेश्चन में ऐसा हमेशा होता है कि 2 ऑप्शन आपको लगेंगे कि यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो क्या सिलेक्ट करें। तो वो आपका प्रैक्टिस से आएगा, वो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते, आपको ढंग से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस 1 या 2 महीने करते हैं तो आपका काफ़ी कुछ आपको समझ आ जाता है कि आपका ये सिलेबस था, ये वीक टॉपिक था, और वीक टॉपिक पे आप वर्क कर लेते हैं। जब ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ज़रूरी है, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको मॉक्स देने शुरू करने पड़ेंगे। मॉक्स कैट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप देखेंगे जो बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी होते हैं उसके क्वेश्चन। अगर आपने जेई दिया हो या फिर अगर आपने नीट दिया हो या कोई दूसरा आपने एग्ज़ाम दिया हो, आप अगर कंपेयर करेंगे क्वेश्चन तो कैट के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। बट कैट एग्ज़ाम क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कम समय में। इसके लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, और ये कैसे बढ़ेगी, जब आप मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो मॉक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैट में। आपको 40 से 50 मॉक्स के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे तब जाके होएगा। और सिर्फ मॉक देने से आप कैट में अच्छा नंबर लेंगे ये ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि मॉक देना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि एक चीज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए और दूसरी चीज़ आप अपने वीक एरियाज को पहचान पाए। मैं जब अपने मॉक्स देता था, 3 घंटे का मॉक होता था, बट मैं 6 घंटे मॉक के बाद उसे एनालाइज करने में लगाता था कि मैंने कहाँ पे गलती करी है, मेरी ये क्यों गलती हुई है, क्या इस क्वेश्चन को मैं किसी दूसरे तरीके से कर सकता था जो ज़्यादा तेज़ हो, ज़्यादा इजी मेथड हो। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में साथ आपको स्ट्रैटेजी पे भी वर्क करना पड़ेगा कि आप किस तरह से वो मॉक को दे रहे हैं कुछ, और वो स्ट्रैटेजी हर एक इंसान के हिसाब से अलग होगी। जैसे मैं कैट के एग्ज़ाम में पहले पैसेज करता था, उसके बाद वर्बल एबिलिटी सेक्शन में पहले पैसेज करता था, उसके बाद मैं जो बाकी क्वेश्चंस होते थे वो करता था। और मैथ्स में मेरी आदत थी कि मैं शुरू में अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन करूँगा जो सबसे ईजी है, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करूँगा वापस से जाके देख के। तो सब पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक के एग्ज़ाम्स देंगे। अब एक समय ऐसा आता है जो मेरे साथ भी आया था कि मेरे शुरू में अच्छे आ रहे थे मॉक्स में नंबर, बट फिर अचानक से गिरने लग गए। तो एक ये हमेशा फेज हर एक इंसान के ज़िंदगी में आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर हो, कि उसे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डीमोटिवेशन होता है। आपको इसमें घबराना नहीं है। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें कि क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ज़्यादा समय दें। अगर ऐसे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ थोड़े ही समय में आपके अचानक से नंबर बढ़ेंगे। तो मैंने करियर लॉन्चर का रेफरेंस मटेरियल लिया था जिसमें क्वेश्चंस थे बहुत सारे, और मैंने टाइम के मॉक टेस्ट लिए थे। अराउंड 30 मॉक टेस्ट कैट के टाइम वाले में थे, और अराउंड 20 मॉक टेस्ट करियर लॉन्चर के उसमें थे। और ये सारे मॉक टेस्ट मैं देता गया तो उससे मेरी प्रैक्टिस होती गई। शुरू में ऐसा हुआ था कि मेरे मॉक टेस्ट में 98-99 परसेंटाइल आ रहा था शुरू में, बट मैं ये देखा कि मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मार्क्स के पीछे नहीं भागना, मुझे देखना है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उस वजह से मैंने मार्क्स को छोड़ के मैं अपनी गलतियों पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। मेरे अचानक से परसेंटाइल लो हुआ, 90 तक गया था। एक बार तो मेरा ऐसा मॉक में इतना ख़राब स्कोर आया कि मैं शायद क्लियर भी नहीं कर पाता कैट का एग्ज़ाम, इतना ख़राब स्कोर आया था। बट मैंने अपनी गलतियों को पे ध्यान दिया कि क्यों ये हो रहा था, और मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया। सबसे ज़्यादा वर्बल एबिलिटी में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए मैंने देखा कि ये जो क्वेश्चन है मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी उस क्वेश्चन के लिए, और क्या मैं समझ नहीं पाया, और क्या वो ऑथर समझाना चाहता था अपने वो पैसेज के थ्रू। ये सब पे जब मैंने अपना ध्यान देना शुरू किया तो मैंने देखा मेरे स्कोर बढ़ने लगा, और जो पहले अच्छा स्कोर आ रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने लगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बार बार उसको गलतियों को देखें, गलतियाँ क्यों हो रही थी, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अब बात आती है कि क्या मटेरियल लेना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मुझे लगता है बाहर बहुत सब मटेरियल है अवेलेबल। एक अरुण शर्मा नाम के एक है ऑथर जिनकी काफ़ी सारी बुक्स है जो काफ़ी अच्छी हैं, और काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, टाइम, करियर लॉन्चर, IMS, हिट बुल्सआई, बहुत सारी है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी ही नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा बुरी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए जो ज़्यादा कन्वीनियंट है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी ज्वाइन करें। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फंडामेंटल्स जो बेसिक है सब्जेक्ट उस पर प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देना है। अब मैं बात करता हूँ कि इस साल कैट में ऐसा क्या डिफरेंट हुआ, जैसे कि आप सबने सुना होगा। कोविड की वजह से इस साल IIM इंदौर ने कंडक्ट किया था कैट का एग्ज़ाम। उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल 3 घंटे की जगह 2 घंटे का होएगा एग्ज़ाम। तो पहले कैट में 100 क्वेश्चन होते थे, बट इस बार सिर्फ 76 क्वेश्चन थे जो 2 घंटे में करने थे। तो इस वजह से हर क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा था, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1.5 मिनट मिल रहा था, जबकि पहले हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलते थे। तो आप देख रहे हैं
स्पीड की इम्पोर्टेंस इस बार ज़्यादा थी। साथ ही साथ इस बार कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किलें आई हैं लोगों को, जैसे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हो, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलके प्रैक्टिस करते थे, तो उस वजह से एक कंपटीशन रहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है। इस बार ये थोड़ी मुश्किल आई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा कर रहा हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा वो दिक्कत आ गई थी इस बार। बट कोविड में ये भी एक फ़ायदा हुआ कि हमें समय मिल गया, क्योंकि घर पे बैठे हुए थे, ऐसे बार बार यहाँ से वहाँ जाना, क्लासेस के लिए जाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ी, तो थोड़ा इजी हो जाता है वो। और इस बार कोविड की वजह से ये, जैसा कि मैंने कहा, स्पीड की काफ़ी दिक्कत आई। और कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ये नहीं चाहता कि आप सारे क्वेश्चन करें, जिसमें ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं कम समय में। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने रखी थी अपने एग्ज़ाम में, वो ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए, सॉल्व मत कीजिए उन्हें, आप एक बार देखिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, यार ये वाला क्वेश्चन में ना समय लगता है मुझे, तो ये मैं बाद में करूँगा, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी गड़बड़ सा लग रहा है, तो इसे बाद में रखते हैं। तो सबसे पहले आप जो ईजी क्वेश्चन है ना, वो आप ख़त्म कीजिए। जैसे ही वो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, उसके बाद मुश्किल क्वेश्चंस पे आइए। वो मुश्किल क्वेश्चंस को वापस से देखिए कि हाँ ये वाला थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये कर लिया मैंने ख़त्म। उसके बाद ये पेपर को आपको 3 बार देखिए। मैं 3 या 4 बार देखता था वो सेम पेपर को, ताकि फिर मुझे पता चले कि हाँ ये ईजी वाले करे, फिर उसके बाद जो थोड़े मुश्किल थे, फिर उससे ज़्यादा मुश्किल थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर टाइम दिया जाए, अगर कोई टाइम लिमिट ना हो, तो आप क्वांट और LIDR के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारे, क्योंकि वो काफ़ी इजी होते हैं। पर आपको करना वो 40 मिनट्स में है, तो यही मुश्किल आ जाती है। और जिसने वो 40 मिनट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, इजी वाले क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन के भी 3 नंबर है और मुश्किल वाले क्वेश्चन के भी 3 नंबर है, तो अब आप 2 इजी वाले क्वेश्चन करें उसी टाइम में, या एक इजी वाला क्वेश्चन करें उसी टाइम, एक मुश्किल वाला क्वेश्चन करें उसी टाइम में। अब ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आपको इजी वाले क्वेश्चन पहले करने चाहिए। तो इसीलिए मॉक करना ज़रूरी रहता है, ताकि आप देख सके, आप वो प्रैक्टिस कर सके कि इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है, जो मेरे साथ भी होता था, एक ईगो आ जाता है कि यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, ये तो टॉपिक मैंने पढ़ रखा है, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मुझसे कैसे नहीं हुआ। ये चीज़ अगर आ जाती है तो आपका गेम ख़त्म, क्योंकि फिर आप बाकी क्वेश्चंस छोड़ देंगे और फिर आपसे लोग आगे निकल जाएंगे जिन्होंने ईगो पे नहीं रखा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप वो इजी क्वेश्चंस करने की आदत डालें। अब कैट के मॉक में अब एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कैट का मॉक है वो ऑनलाइन होता है, ना कि ऑफलाइन। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस को यूज़ करके ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो ये जो है, कई लोगों को आदत नहीं होती, तो उस वजह से वो एंड डे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनसे उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाता। तो जैसे आपको पता हो कि अगर कैट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि अपने जो मॉक टेस्ट है वो आप ऑनलाइन दो, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी रहे, वो आदत रहे। मेरा, क्योंकि इस बार कोविड का था, तो उस वजह से हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहन के एग्ज़ाम देना है, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था जब आपने मुंह पे मास्क 2 घंटे के लिए लगा रखा है, ग्लव्स पहन रखे हैं। तो इसीलिए मैंने 2 ऐसे मॉक दिए घर पे बैठ के, जिसमें मैंने पूरे समय मास्क पहन रखा था, पूरे समय ग्लव्स पहन रखे थे, ताकि मुझे वो आदत बन जाए। उसी तरह से जब एग्ज़ाम नियर होएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम इस समय है। अब ऐसे कई लोग होते हैं जिनको रात को पढ़ने की आदत होती है, दिन में नहीं, दिन में वो सोते हैं, रात को जागते हैं, और ये होता है। बट फिर ये जो है चीज़, ये हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दिक्कत दे, क्योंकि आपको लगता है कि आप ज़्यादा एफिशिएंट है रात को, बट एग्ज़ाम रात को थोड़ी होने वाला है, एग्ज़ाम दिन में होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें कि जिस समय आपका एग्ज़ाम है उसी समय आप बैठे अपना एग्ज़ाम 2 घंटे लगातार बैठ के बिना कोई भी डिस्टर्बेंस के आप वो एग्ज़ाम दे, उसी तरह से ऑनलाइन बैठ के, जिस तरह से असली एग्ज़ाम होगा। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा,
आपको कुछ, जब आप कैट का एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नई चीज़ होने वाली है। जैसे मैं इस बार बोल सकता हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि ये पैटर्न चेंज कर दिया, 100 क्वेश्चन से 76 क्वेश्चंस कर दिए, तो काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इसको किस तरह से करना चाहिए। और जो लोग अपना मानसिक संतुलन नहीं बना रखे, ठीक है, जो पैनिक हो गए उस मोमेंट में, उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। जो लोग काम रहे, जिन्होंने देखा कि ठीक है कुछ चेंज कर दिया है बट मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ अच्छे से, मैंने बहुत मेहनत करी है, तो उनके लिए काफ़ी इजी था ये एग्ज़ाम क्रैक करना। और मुझे लगता है कि मेरा इतना अच्छा स्कोर इसी वजह से आया कि मुझे पता था कि ठीक है क्वेश्चंस थोड़ा स्पीड इस बार वो ज़्यादा चाहता है, पर मैं अपना ध्यान रखा और ऐसे पैनिक नहीं किया। मैंने बस क्वेश्चंस करता गया जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है वो पहले करने हैं, और जो मुश्किल है वो बाद में करेंगे। तो अगर आप ये रखेंगे तो आप पक्का ये एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा बताऊं कि अलग अलग सेक्शंस के बारे में किस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी रखी थी। वर्बल एबिलिटी में 4 कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। तो वो कॉम्प्रीहेंशंस में मुझे मालूम था कि एक कॉम्प्रीहेंशन ऐसा होगा जो थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैंने पहले 3 कॉम्प्रीहेंशन ही करे। पहले मैंने देखा ये कॉम्प्रीहेंशन किस टॉपिक के बारे में, और फिर उसके बाद मैंने जो इजी लगे उनको पहले अटेम्प्ट किया। और फिर जो चौथा कॉम्प्रीहेंशन है, जब मुझे सारे क्वेश्चंस करने के बाद जब वापस समय मिला तो मैंने वो चौथा कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट किया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जम्बल्ड, जिसमें आपको 4 ऐसे सेंटेंसेस दे देंगे और वो अलग अलग ऑर्डर में होंगे। आपको उन्हें अरेंज करना है ऐसे ऑर्डर में जो कुछ एक मतलब बने उस सेंटेंस का। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल है, और मुझे भी मुश्किल लगता था ये। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अलग अलग क्वेश्चंस को देखें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और आप समय दें। शुरू में जब आप एग्ज़ाम से पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय दीजिए इन क्वेश्चंस को कि किस तरह से इसका जो मतलब बनेगा वो किस तरह से बाहर निकलेगा। तो आप जब 4 बार वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसको करना चाहिए। और वर्बल एबिलिटी सेक्शन में मुझे लगता है कि अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, तो इससे आपको समय मिलेगा ये जम्बल्ड सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए। तो इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा था, रीडिंग स्पीड बढ़ाइए अपनी वर्बल एबिलिटी के लिए। अब क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्वांट सेक्शन, जैसा कि मैंने कहा, आपको पता होगा कि आपका ये वाला टॉपिक थोड़ा स्ट्रांग है, ये वाला थोड़ा वीक है। और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजी है पर उसके कैलकुलेशन में टाइम लगता है, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप 2 सेकंड में यूं ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं सॉल्व। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं हमेशा ऐसे करता था, अगर 26 क्वेश्चन है जैसा कि इस पैटर्न में था, 26 में से मैंने शुरू में सिर्फ 12 क्वेश्चन करे, आधे से भी कम, जो सबसे ईजी थे, जो देखते ही मुझे लग रहा था हाँ इसका आंसर ये आ जाएगा, वो मैंने करे। 12 क्वेश्चन मैंने 12 मिनट में निपटाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़े मुश्किल है, मैंने वापस से शुरू से देखना शुरू किया, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे उनको मैंने देखा, अगर ये इजी है तो उसको मैं अटेम्प्ट करूं, अगर ये वापस थोड़ा मुश्किल है तो मैं बाद में करूं। इस तरह से आप 3-4 बार करेंगे क्वेश्चंस को, तो आप उसी समय में जो 40 मिनट है उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, ऐसे बंदे के कंपैरिजन में जो सोच रहा है कि बस मैं क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4, तो वो कहीं ना कहीं अटकेगा और उस वजह से वो मात खा जाएगा इस गेम में। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो कैट की प्रेपरेशन साथ साथ कैसे हो सकती है, काफ़ी मुश्किल होता है ये, ऐसा सोचते हैं वो, पर असलियत ऐसी नहीं है। अगर आप रोज़ 2 घंटे भी प्रैक्टिस करें, जो 2 घंटे कोई भी निकाल सकता है, आप 1 घंटा अपना टीवी या फिर लैपटॉप पे कम टाइम पास करके अपना अगर ये कैट की प्रेपरेशन को देंगे, तो अगर आप 4 महीने भी प्रेपरेशन करें ना ढंग से, तो कैट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है। आप एक 2 घंटा रोज़ लगाए, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएं, अपना देखें कि कौन से टॉपिक्स मुश्किल है, उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद 2 महीने जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, फिर अपना टाइम दीजिए मॉक टेस्ट को। हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट दो, और दूसरे दिन उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि आपकी क्या गलतियाँ थी। और बस आप अगर ये
बहुत ही सिंपल रूटीन है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप वो आराम से क्लियर कर सकते हैं कैट के एग्ज़ाम अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इजी एग्ज़ाम है कैट, डरना नहीं है इसमें। काफ़ी लोग इस बारे में सोचते हैं कि जो कैट का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्योंकि काफ़ी टेंशन रहती है कि क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैं हमेशा 2 घंटे का टारगेट बनाता था कि ये 2 घंटे में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, ये टॉपिक सॉल्व करना है। और जब वो 2 घंटे हो जाते थे पूरे, मैं 15 मिनट शांति से सारी बुक्स बंद करके, आँख बंद करके सिर्फ ऐसे म्यूज़िक सुनता था। तो उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता था। और मुझे लगता है कि आपको खुद देखना चाहिए कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलैक्स माइंड से एफिशिएंसी के साथ काम करें। स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैट की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें वॉक पे जाना अच्छा लगता हो, तो 2 या 3 घंटे भी आप बैठो, एक बार बैठो 2 या 3 घंटे प्रिपेयर करो और उसके बाद ब्रेक लो। और इस तरह से बस खुद को शांत रखो। एक जब आप वो डेवलप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होएगा। और स्ट्रेस की वजह से काफ़ी लोग ऐसा होता है कि जो अच्छा स्कोर कर रहे थे वो भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी वीक थे इन सब्जेक्ट्स में, बट उन्होंने लगातार मेहनत करते रहे और स्ट्रेस नहीं लिया इस एग्ज़ाम का, और वो काफ़ी अच्छा कर गए। सो इसीलिए आप ज़रूरी है कि आप ये भी ढूंढिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रिलैक्स करती हो। तो आप 3 घंटे 2 या 3 घंटे पढ़िए और फिर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर वापस से 2 या 3 घंटे पढ़िए और रिलैक्स कीजिए। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, कैट का जो एग्ज़ाम है वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है। फर्स्ट, आपका जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, टॉपिक वीक है, तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पर साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो वीक ना बन जाए। तो उसके लिए जैसे अगर आप 10 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग टॉपिक के कर रहे हैं, वीक टॉपिक के 20 या 30 क्वेश्चन कीजिए और ये लगातार मेहनत कीजिए। दूसरी चीज़, मॉक देना, क्योंकि मॉक जब आप देंगे तो आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि किस तरह से वो कैट का एग्ज़ाम देना है, क्या आपके लिए सूट कर रहा है। क्योंकि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो हो सकता है आप पे एप्लीकेबल ना हो, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी वो स्ट्रैटेजी क्या है। और जब आप 30-40 मॉक्स देंगे तो आप फाइनली डिटरमाइन कर पाओगे कि क्या आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। और तीसरी चीज़ है काम रहना। कैट का एग्ज़ाम इस साल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया था पहले साल के कंपैरिजन में, और हो सकता है जो अगले बार जो कैट का एग्ज़ाम है उसमें कुछ नया आ जाए। बट आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने मेहनत करी है, आप जानते हैं आप ये कैट का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। जब आप शांत रहेंगे तो आप जो अपनी मेहनत है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर वर्क कर पाएंगे और फिर अपना जो है अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें करिए और आप पक्का कैट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, चाहे आप ना करें, खुद से सेल्फ स्टडी करें जॉब के साथ या कॉलेज के साथ, कैट का एग्ज़ाम बहुत इजीली क्लियर हो सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा, दिल्ली नॉलेज ट्रैक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे काफ़ी सारे सीनियर्स जो हैं मेरे, जो टॉप किया है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, वो अपना एक्सपीरियंस बताते क्या उन्होंने किया। मैंने भी फॉलो किया लास्ट ईयर के जो टॉपर थे सुमांश कौड़िया और लक्ष्य झा, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी शुरू में और मुझे पता चला था कि किस तरह से करना चाहिए। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियोस को। एंड थैंक यू।